सोचें हमारे जिस्म के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। एक मुसलसल जंग। खरबों खुलिये हैं जो हर लम्हा तनाव का सामना कर रहे हैं, और इनकी यही जद्दोजहद, यही कहानी असल में सेहत और बीमारी की कहानी है। तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है। चलें, एक मिसाल लेते हैं। अपने जिस्म को ना एक बहुत बड़े मसरूफ शहर की तरह समझें, और उस शहर के शहरी कौन है? हमारे खरबो खलिये यानी सेल्स। जब तक सब ठीक ठाक है, ये शहर कमाल का काम करता है। हर खलिया यानी हर शहरी अपना काम जानता है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक मुकम्मल हार्मनी में। इसी को तो सेहत कहते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस शहर पर कोई दबाव आ जाए, कोई हमला हो जाए, तब क्या होता है? जाहिर है वो जो हम आहंगी थी, वो हार्मनी, वो टूट जाती है। तो फिर सवाल ये है कि हमारे खुलिये, हमारे ये शहरी इस चैलेंज से निपटते कैसे हैं? और मज़े की बात यह है कि खुलियों का यही जवाब, यही रद्द अमल हर बीमारी की जड़ है। असल में पैथोलॉजी का पूरा इल्म हमें यही सिखाता है कि हर बीमारी की शुरुआत सेलुलर लेवल पर होने वाले किसी न किसी नुकसान से होती है। तो असल कहानी वो यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो जब एक खिलिये पर दबाव पड़ता है ना, तो वो फौरन लड़ाई शुरू नहीं करता। नहीं, उसका पहला कदम होता है खुद को हालात के मुताबिक ढालना, खुद को बदलना। इसी को हम कहते हैं सेल्यूलर एडॉप्टेशन। ये समझें कि ये उसकी पहली डिफेंस लाइन है। अब ये जो एडेप्टेशन है, इसकी भी कई किस्में। एक है हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, खलिये अपने साइज में बड़े हो जाते हैं। जैसे जब कोई वर्जिश करता है तो मसल्स बड़े होते हैं, या दिल पर प्रेशर पड़े तो दिल के मसल्स। दूसरी तरफ है हाइपरप्लेजिया। यहाँ साइज नहीं बढ़ता, बल्कि खलियों की तादाद बढ़ जाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल हमल के दौरान यूट्रस का बढ़ना। तो एक तरफ साइज का बड़ा होना, दूसरी तरफ तादाद का बढ़ जाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दो और तरीके भी हैं। एक है एट्रोफी, जो हाइपरट्रॉफी का बिल्कुल उलट है। इसमें खुलिये सुकड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे अगर कोई मसल इस्तेमाल ना हो तो वो कमजोर हो जाता है। और फिर आता है मेटाप्लेजिया। ये तो कमाल की चीज है। इसमें एक किस्म का खुलिया दबाव की वजह से बिल्कुल एक नई किस्म के खुलिये में बदल जाता है, जैसे सिगरेट पीने वालों की सांस की नालियों में होता है। ये सब क्या है? ये सब जिस्म की अपने आप को बचाने की जबरदस्त कोशिशें हैं। मगर एक हद होती है ना? जब ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, जब तनाव इतना ज्यादा हो, इतना शदीद हो कि खलिया मजीद खुद को ना बदल सके, तो बस वो लाइन क्रॉस हो जाती है और हम एडेप्टेशन से निकलकर सेल इंजरी यानी खलिये के जख्मी होने वाले फेज में दाखिल हो जाते हैं। यहां हमें खुलिये का पूरा सफर नजर आता है। देखें, एक नॉर्मल सेहतमंद खुलिया है, उस पर दबाव पड़ा तो उसने अडेप्ट किया। दबाव फिर भी नहीं हटा तो वो रिवर्सिबल इंजरी यानी काबिले वापसी जख्म की हालत में चला गया। इस स्टेज पर अब भी वापसी का रास्ता खुला है। लेकिन अगर नुकसान फिर भी जारी रहा तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार कर जाता है, नाकाबिले वापसी जख्म, और इसका अंजाम सिर्फ एक है, मौत। तो सवाल यह है कि ये काबिले वापसी जख्म या रिवर्सिबल इंजरी आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत अहम मोड़ है। समझें कि एक आखिरी मौका है। अगर इस स्टेज पर जो भी नुकसान पहुंचाने वाली वजह है उसे हटा दिया जाए तो खुलिया वापस ठीक हो सकता है, रिकवर कर सकता है। और इसकी दो बड़ी पहचान है। एक तो खुलिये का सूज जाना यानी सेलुलर स्वेलिंग, और दूसरा उसके अंदर चर्बी का जमा हो जाना, जिसे फैटी चेंज कहते हैं। लेकिन जब नुकसान इर्रिवर्सिबल हो जाए यानी नाकाबिले वापसी, तो खलिये के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, मौत के दो तरीके। पहला है नेक्रोसिस। इसे यूं समझें जैसे एक इमारत धमाके से गिर जाए, हर तरफ अफरा तफरी, मलबा, तबाही। और दूसरा है अपोप्टोसिस। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन जैसा है, हर चीज़ प्लान के मुताबिक, साफ सुथरे तरीके से। और इन दोनों रास्तों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेक्रोसिस को याद रखें, यह हमेशा किसी बीमारी या शदीद नुकसान का नतीजा होता है, हमेशा पैथोलॉजिकल होता है। इसमें खलिया सूजता है, फूलता है और फिर फट जाता है और अपने आसपास इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश फैला देता है। इसके बिल्कुल बरक्स अपोप्टोसिस एक नॉर्मल कुदरती अमल भी हो सकता है। इसमें खलिया सुकड़ता है और खामोशी से ख़त्म हो जाता है, कोई ड्रामा नहीं, कोई सोजिश नहीं। तो नेक्रोसिस को हम हादसाती मौत कह सकते हैं। यह तब होता है जब खुलिया को कोई बहुत शदीद चोट लगे, जैसे जहरीले केमिकल्स का हमला या ऑक्सीजन की सप्लाई का कट जाना। होता क्या है कि खुलिये की दीवारें, उसकी मेम्ब्रेन्स फट जाती हैं। अंदर के सारे एंजाइम्स बाहर निकलकर आसपास के टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यह हमेशा सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन करवाता है।
सीधे लफ्ज़ों में ये एक बहुत ही मेसी और बेकाबू किस्म का खात्मा है। और नेक्रोसिस की भी आगे कई किस्में हैं, और हर किस्म किसी खास बीमारी की पहचान है। मिसाल के तौर पर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो अक्सर दिल जैसे ठोस आज़ा में होता है। दिमाग में जो नेक्रोसिस होता है वो बिल्कुल माया जैसा होता है, इसे लिक्विफेक्टिव कहते हैं। टीबी में केशियस नेक्रोसिस होता है, जिसका मतलब है पनीर जैसा, चीज़ लाइक। और लबलबे यानी पेंक्रियास की सोजिश में फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, एपोप्टोसिस। इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं, यानी खुलिये की मंसूबाबंद मौत। ये नेक्रोसिस के बिल्कुल उलट है। ये एक बहुत ही साफ सुथरा, मुनज़्ज़म और कंट्रोल तरीका है, जिसको सेहतमंद रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। इसमें खुलिया खुद को छोटे छोटे पैकेट्स में बंद करके तोड़ लेता है, और फिर आसपास के खुलिये आकर इन टुकड़ों को खामोशी से खा जाते हैं, सफाई कर देते हैं। कोई गड़बड़ नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। और ये मत समझिएगा कि ये कोई बुरी चीज़ है। ये अमल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत नॉर्मल और ज़रूरी हिस्सा है। जानते हैं कैसे? जब एक बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है तो शुरू में उसके हाथ जुड़े होते हैं। उंगलियों के बीच की जगह बनाने वाले खलिये एपोप्टोसिस के जरिए ही खत्म होते हैं। बिल्कुल इसी तरह माहवारी के दौरान यूट्रस की अंदरूनी तह को हटाने के लिए भी यही अमल इस्तेमाल होता है। तो ये नुकसान नहीं, बल्कि जिस्म की एक ज़रूरत है। तो अब सवाल यह है कि ये सब जानना इतना अहम क्यों है? सीधा सा जवाब है, क्योंकि सेल लेवल पर होने वाले यही सारे वाक़यात, यानी एडेप्टेशन, इंजरी और डेथ, यही हमारी सेहत और बीमारी को समझने की बुनियाद हैं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। असल में पैथोलॉजी का पूरा शोभा ही इसीलिए, इसका काम ही बीमारियों की वजूहात को समझना है और ये देखना कि उन बीमारियों की वजह से हमारे खुलियों, टिश्यूज़ और आज़ा में क्या तब्दीलियां आती हैं। यूं समझें कि मेडिकल साइंस की पूरी इमारत इन्हीं बुनियादी उसूलों पर खड़ी है। उम्र के बढ़ने से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों तक, ये सारे ड्रामे, ये सारी कहानियां हर लम्हा हमारे खलियों के अंदर चल रही हैं। तो आखिर में एक सवाल पे छोड़े जाता हूं। जरा सोचें, अगर मेडिकल साइंस इन तमाम प्रोसेसेस को कंट्रोल करना सीख ले, तो अगर हम ये फैसला कर सकें कि कौन सा खलिया मरेगा और कौन सा जिंदा रहेगा, शायद बीमारियों के इलाज का अगला बड़ा कदम, अगला फ्रंटियर इसी इल्म के अंदर छुपा हुआ हो।